Hello friends, this is Komal Sharma here. Welcome to my YouTube channel Commerce by Komal. आज हम GSET पेपर 2 कॉमर्स करने वाले जो नवंबर 2025 में हुआ था। जनरली हमने अभी तक GSET का पेपर 1 सॉल्यूशन कर दिया है, जिसको दो पार्ट में हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है मैंने। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो जाइए और देखिए और ये समझिए। सबसे पहले प्रिपरेशन करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। जब तक आप क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो नहीं समझोगे, तब तक आपकी कंसेप्ट ज़ीरो है। कंसेप्ट अप्लाई करना सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले चीज़, सबसे पहले ये समझे किस तरह से कंसेप्ट अप्लाई किए जा रहे हैं। तो आज इन्हीं कंसेप्ट को हम समझेंगे, कॉमर्स के कुछ कंसेप्ट को। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कोशिश रहेगी कि फर्स्ट मैं 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा सकूं। तो शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। Paul Sweezy, R.L. Hall and C.I. Hitch developed two different versions of। अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्वीजी का कौन सा डिमांड कर्व है या कौन सी उसकी मार्केट पोजीशन है। तो स्वीजी ने किंग डिमांड कर्व मॉडल ओलिगोपॉली का कंडक्ट किया है या वो उसने खोजा है, ये हम सब जानते हैं। अगर आपने कहीं ना कहीं बीकॉम एमकॉम में पढ़ा होगा तो हम ये जानते हैं पॉल स्वीजी तो किंग डिमांड कर्व से कंडक्ट है, तो क्या आर एल हॉल सी आई विच भी से कंडक्ट है। तो समझिए, किंग डिमांड कर्व ओलिगोपॉली किसमें होता है, जिसमें आपके फ्यू आपके सेलर्स होते हैं और फ्यू बायर्स होते हैं, उसको ओलिगोपॉली कहते हैं। अब किंग डिमांड कर्व जो स्वीजी ने निकाला है वो यूं बोलता है, अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है या प्राइस आप घटा रहे हैं तो इससे कंपटीटर भी उस हिसाब से अपनी प्राइस बढ़ा और घटा रहे हैं। तो इस वजह से आपकी डिमांड पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि प्राइस रिजिड हो रही है, अगर कोई बढ़ा रहा है या घटा रहा है, अगर हम कुछ भी करेंगे तो कंपटीटर भी उस तरह से रिएक्ट करेगा। तो हमारी जो डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए किंग डिमांड कर्व में प्राइस रिजिडिटी मानी जाती है और ओलिगोपॉली भी प्राइस रिजिडिटी को फॉलो कर रहा है। और यही चीज हॉल और हिच वर्जन भी फॉलो कर रहा है। वो क्या करता है कि आपकी जो ऑल ओवर जो फुल कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देता है। जैसे कि आपकी 10 रुपए की पैन बन रही है और उसमें 2 रुपीज प्रॉफिट ऐड करके 12 रुपीज की वो पैन बेच रहा है। और सपोज अगर कहीं भी आपका वो पैन का मटेरियल का प्राइस कुछ भी कम हो जाती है, तो वो इतनी जल्दी आपकी प्राइस कम ज्यादा नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। यानी हॉल और हिच का जो वर्जन है उसमें भी प्राइस रिजिडिटी रह रही है। तो इस हिसाब से जो दोनों पॉल स्पीसी और हॉल हिच ने जो वर्जन दिया उस दोनों में प्राइस रिजिडिटी फॉलो हो रही है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पॉल स्पीसी और ये जो डिफरेंट वर्जन है ये किंग डिमांड कर्व मॉडल ओलिगोपॉली का फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नंबर क्वेश्चन 2। सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड राइवल फर्म्स आर कंसीडर्ड पार्ट ऑफ। हमें पार्ट बिजनेस एनवायरनमेंट की पार्ट है, उसमें समझना है कि एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट है, इंटरनल है, स्ट्रेटेजिक है कि प्रैक्टिकल बिजनेस एनवायरनमेंट है। हम सबको जानते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रैक्टिकल बिजनेस एनवायरनमेंट है कि क्या है। सबसे पहले एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं, जो कंपनी के बाहरी बाहरी हिस्से में होता है, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में होता है, कंपनी के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में होता है, या लीगल कुछ अगर चेंजेस हो रहे उससे कंपनी के एनवायरनमेंट में चेंजेस होता है। टेक्नोलॉजी में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो कंपनी के एनवायरनमेंट में क्या चेंज आता है, क्या फॉलो करे, उसकी डिमांड सप्लाई किस तरह से अफेक्ट कर रही है। ये सारी चीजें एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। और इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, जैसे एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट है, कंपनी की फाइनेंस जो पॉलिसी है, कंपनी की मशीनरी आप किस तरह से यूज कर रही है, ये सारी चीजें कंपनी के इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में आ रही है। तो हमें क्या पूछा गया है कि सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड राइवल फर्म, बट ऑब्वियस है कि ये एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं हो सकते क्योंकि जो कंपनी की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। और प्रैक्टिकल बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा कुछ एनवायरनमेंट होता नहीं है। तो इन तीनों में से जो एक सबसे बेस्ट सूटेबल है वो है एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, नंबर 3। अंडर मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड वेयर। जनरली हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यानी कंज्यूमर जो
अपनी यूटिलिटी के हिसाब से जो लास्ट रुपी जो अपने प्रोडक्ट पे स्पेंड करता है उसे कितना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसे कंज्यूमर की यूटिलिटी कहते हैं और उसको ही लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जनरली जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की है और उसकी प्राइस एक्स है, इन दोनों का जो रेशियो है उससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि एग्जांपल से हमने अगर टी कंज्यूम की, टी एक कमोडिटी लेते हैं और उसकी यूटिलिटी 40 है और उसकी प्राइस 20 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो कितना हुआ, आप इधर देख सकते हैं कि 2 हुआ। और इसी तरह से अगर सपोज कॉफी है तो अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमारे 30 है और प्राइस 15 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो कितना हुआ 2। तो हम इस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे जो रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है और प्राइस है इसका इक्वल होगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेट होगा। तो हियर इज द आंसर इज रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, दोनों का प्राइस रेशियो सेम होगा यानी 2 2 इधर हो गया, तब जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा। नहीं दोनों प्रोडक्ट से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सेम होना चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल, ये नहीं हो सकता। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो रहा है, ऐसा भी यूटिलिटी नहीं होती है। इनकम प्राइस रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो आंसर नंबर सी, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। नंबर 4, आइडेंटिफाई नेचुरल ऑब्स्टेकल टू इंटरनेशनल ट्रेड। हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं यानी हम यहाँ से कुछ माल इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल ट्रेड में जो नेचुरली ऑब्स्टेकल कौन से होते हैं, एक नेचुरल होते हैं एक मैन मेड होते हैं। तो नेचुरली कौन से होते हैं समझते हैं पहले। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी ये क्या हम लगा रहे हैं, नहीं, ये गवर्नमेंट लगा रही है, यानी ये एक मैन मेड है, यानी एक आर्टिफिशियल ऑब्स्टेकल है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अभी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट किस तरह से रहती है, भाई हमको यहाँ से माल को जर्मनी भेजना है तो क्या उसका डिस्टेंस हमने तय किया है, नहीं, वो ऑलरेडी तय किया हुआ है, वो नेचुरल ऑब्स्टेकल है। अगर वो कम ज्यादा हो रहा है या कहीं पर पहाड़ बीच में आ रहे, कहीं नदी बीच में आ रही है, उस वजह से अगर हमारे माल पहुंचने में कुछ दिक्कत आ रही है तो ये नेचुरली है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिटेलिटरी टैरिफ, अगर गवर्नमेंट ने कुछ टैरिफ करा, कुछ टैरिफ एग्जीक्यूट किया है या गवर्नमेंट ने कुछ क्वाटा लगाया है, क्वाटा यानी अगर कुछ क्वांटिटी को आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर कुछ ड्यूटी लगाई है, तो ये सारी चीजें मैन मेड आती है यानी आर्टिफिशियल आती है। लेकिन जो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो एक नेचुरल ऑब्स्टेकल है जो इंटरनेशनल ट्रेड में फॉलो करता है। तो फोर्थ का आंसर हो रहा है बी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। नंबर 5, इंडियाज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रेगुलेटर इज। अगर इंडिया की जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को जो रेगुलेट करता है वो कौन है, हम पहले चारों को समझते हैं। जब तक हमको चारों का जस्टिफिकेशन नहीं आएगा हम ये सॉल्व इट आउट नहीं कर पाएंगे कि कौन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का रेगुलेटर है। तो समझते हैं आईसीएआई, आईसीएआई कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये किसे फॉलो करते हैं, सीए कोर्स और एग्जामिनेशन है उसका जो गाइडेंस देता है वो आईसीएआई है और ये सब चीज जो कंडक्ट करवाते हैं वो आईसीएआई है। PwC यानी प्राइस वाटर हाउस इज अ प्राइवेट ऑडिट एंड कंसल्टिंग फर्म। ये भी एक ऑडिट फर्म है लेकिन ये कौन सी फर्म है, प्राइवेट ऑडिट कंसल्टिंग फर्म। सेबी, सेबी को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे शेयर्स और स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करती है वो सेबी है। तो हियर इज द आंसर इज NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये इंडिया की इंडिपेंडेंट रेगुलेटर अथॉरिटी है जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड को मेजर करती है, यानी ट्रांसपेरेंटी और क्रेडिबिलिटी अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में है, ये सब चीजों का रेगुलेशन कौन करती है, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है। नंबर 6, if the shape of indifference curve is concave to the origin it represents। अब इंडिफरेंस कर्व किसको बोलते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व shows all combination of two goods that give the same level of satisfaction। अगर आप दो चीज कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे मैं टी कंज्यूम कर रही हूँ और मैं कॉफी कंज्यूम कर रही हूँ, तो इन दोनों से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो इक्वल होना चाहिए, तो वो इंडिफरेंस कर्व से मेजर होता है। इंडिफरेंस कर्व का ये मैप है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन बनता है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी जो इस तरह का शेप बनता है उसको कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बोलते हैं,
ये भी याद रखिएगा कि जितना हायर इंडिफरेंस कर्व है, जितना ऊपर जाता है वो हायर सेटिस्फेक्शन देता है। इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। नो इंटरसेक्शन, दो अगर इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वन यूटिलिटी लेवल यानी इन दोनों का जो कर्व है वो थिन कर्व होता है और इनडिफरेंस कर्व इनफिनाइट होता है। ये इसके इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी, इससे भी क्वेश्चन बनता है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, अगर ये कॉन्वेक्स है इस तरह से तो वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बनती है। इस तरह से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी वो इस तरह से शेप बनता है। लेकिन अगर कॉनकेव है यानी अगर वो ऊपर का शेप बन रहा है यानी इससे ऑपोजिट बन रहा है, तब वो इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बनता है। ठीक है, अगर अब हम एक और चीज जानते हैं, व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी अगर to get one more unit of another good while maintaining the same satisfaction, अगर हम एक गुड़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो दूसरे गुड़ में से अगर कुछ हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उसके बावजूद भी जो हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सेम है, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये चार्ट है वो डिमिनिशन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का है, तो आप समझ लेते हैं। अगर हमारे पास एक एप्पल है और हम उस वक्त ऑरेंज 10 कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस वक्त हम कुछ चीज सेक्रीफाइस कर रहे हैं नहीं। पर अगर हम 2 एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं उस वक्त मैं ऑरेंज 6 कंज्यूम करूंगी, तो मैं ऑरेंज कितने छोड़ रही हूँ, 4 छोड़ रही हूँ, यानी जो 4, ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है। अगर उसी तरह से मैं एप्पल 3 कंज्यूम कर रही हूँ तो ऑरेंज मैं कितने कंज्यूम करूंगी उस वक्त, 3। तो हमने जो ऑरेंज गिव अप करे पहले 6 से और अब 3, कितने गिव अप करे, 3, यानी ये जो अमाउंट है 4 से 3 हो रही है, 3 से 2 हो रही है, ये क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये कौन सा चार्ट बनता है, इन डिफरेंस कर्व का, जो बनता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। लेकिन ये एक और हम टेबल देखते हैं, इसमें अगर हमने एप्पल के 1 यूनिट कंज्यूम करे तो ऑरेंज का मैं 10 यूनिट कंज्यूम करें, उस वक्त हमें कुछ भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन नहीं है। लेकिन एप्पल के 2 कर रहे हैं लेकिन ऑरेंज का सिर्फ 1 ही कम हो रहा है, यानी हमने 9 कंज्यूम करे तो हमने कितने, सिर्फ 1 ही गिव अप किया रहा है। और इस तरह से अगर हम 3 कंज्यूम करेंगे तो ऑरेंज के 7, तो हमने 2, इस तरह से 1 से 2, 2 से 3, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है, यानी इट इज द इंक्रीजिंग रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। यानी ऐसा जब बन रहा है तब वो बनेगा कॉनकेव टू द ओरिजिन, और कॉनकेव टू द ओरिजिन हमेशा इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बनता है। ठीक है, इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज आप याद रख लीजिएगा, और इसकी प्रॉपर्टी से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट है या इंक्रीजिंग है वो उसके शेप से फर्क पड़ता है, तो ये आप एक बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, नंबर 7 सब्सटीट्यूट गुड्स है, कंप्लीमेंट्री गुड्स है, नॉर्मल गुड्स है और इंफीरियर गुड्स है। हमको इन चारों का मैच करना है। सब्सटीट्यूट गुड्स किसको बोलते हैं, जैसे कि टी और कॉफी, एक हम ले रहे हैं उसको हम दोनों से ईच अदर रिप्लेस कर सकते हैं, या तो मैं टी लूंगी या तो मैं कॉफी लूंगी, तो वो सब्सटीट्यूट गुड हुआ। कंप्लीमेंट्री गुड्स किसको बोलते हैं, कार और पेट्रोल, एक के बिना दूसरा चल ही नहीं सकता, अमर अकबर दोनों साथ में ही चलते हैं। अगर कार होगा तो पेट्रोल होगा, यानी कार की जो होगी वो पेट्रोल की भी होगी, देन इट इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट्री गुड्स। नॉर्मल गुड्स, यानी अगर इनकम बढ़ रही है डिमांड की तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी। प्राइस अगर बढ़ रही है तो गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज, गुड्स की डिमांड पर ऑपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं प्राइस बढ़ रही है, अगर जो चीज मुझे 10 रुपए में मिल रही है, अगर वो चीज मुझे कल को 12 रुपए में मिल रही है तो मैं जनरली है मैं उसकी डिमांड कम कर दूंगी, यानी जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है। और अगर दूसरा है इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स यानी ऐसा जो एकदम लो क्वालिटी का गुड्स है, लो क्वालिटी का गुड्स है यानी जिसकी नेगेटिव इनकम इफेक्ट होती है। अगर इस दौरान क्या होगा, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो उस वक्त कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि वो इंफीरियर गुड्स ले, वो उस वक्त क्या करेगा, उस गुड से रिमूव कर देगा, यानी उसकी डिमांड कम होने लग जाएगी, यानी ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट का हमेशा किस तरह से स्लोप रहता है, वो नेगेटिव स्लोप रहता है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ऐसा हो रहा है तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है। लेकिन एक बढ़ रहा है और दूसरा भी साथ में बढ़ रहा है, या एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है, तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट हो रही है। ठीक है,
तो इस तरह से अगर सब्सटीट्यूशन गुड कौन से हुए, टी एंड कॉफी, तो यहाँ पर फर्स्ट का बी ऑप्शन मैच होगा, कंप्लीमेंट्री गुड का सेकेंड का सी क्योंकि कार एंड पेट्रोल है, थर्ड का नॉर्मल गुड्स किस तरह से होगा, ए पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है नॉर्मल गुड्स में, इंफीरियर गुड्स में कैसी है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, ठीक है, तो बी सी ए डी हमारा आंसर बनेगा। Number 8. Under Section 135 of the Companies Act 2013, the eligible companies must spend a dash of their average net profit from the last 3 years on corporate social responsibility activity. CSR responsibility activity, उसकी कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी और उससे आपका ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। CSR यानी कंपनी अपने प्रॉफिट से कुछ अमाउंट इस तरह से रखती है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की यूजफुल हो सके। जैसे कि कंपनी अगर कहीं हॉस्पिटल बना रही है, कंपनी कहीं पार्क बना रही है, वो अपनी प्रॉफिट का कुछ परसेंट साइड में रखेगी और उस पैसे से वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल रहेगी, उसको बोलते हैं CSR। तो जनरली कौन सी कंपनी CSR के लिए अपना कुछ अमाउंट साइड में रखेगी जिसकी नेट वर्थ होगी 500 करोड़ से ज्यादा। अगर उसकी नेटवर्थ वो कंपनी की 500 करोड़ से ज्यादा है तो उसको CSR के लिए कुछ अमाउंट रखनी पड़ेगी, या अगर टर्नओवर उसका 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है। ये तीन चीज में से अगर कोई भी एक कंडीशन मैच हो रही है तब कंपनी को 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका एवरेज करके उसका 2% कंपनी को CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए साइड में रखना होगा। ठीक है, तो ये तीन अमाउंट आपको, नेटवर्थ उसकी 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट 5 करोड़, और उस वक्त कितना 2% एवरेज नेट प्रॉफिट का आपको साइड में रखना होगा। ये इसकी कंडीशन फुलफिल होगी। नंबर 9, शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम द फर्म बाय अ पार्टनर इज, अगर कोई पार्टनर है उसका शेयर ऑफ द प्रॉफिट, फर्म में से जो शेयर प्रॉफिट है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a), फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, या एग्जेम्प्टेड अप टू ₹2.5 लाख। तो क्या आंसर आएगा उसका कि वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(2)(a), ठीक है। Number 10. A and B go into a shop. A says to the shopkeeper, see, let B have the goods, and if he does not pay, I will pay. This is a, ये क्या है, contract of guarantee, contract of indemnity, bargaining contract, quasi contract। तो सबसे पहले समझते हैं A and B जो अगर शॉप में जा रहे हैं और A ने बोला है कि अगर C पे नहीं करेगा तो फिर A सेज टू द C, A ने C शॉपकीपर को बोला अगर B पे नहीं करेगा तो मैं पे कर दूंगा। तो ये क्या होता है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कभी आप थर्ड पर्सन के बिहाफ में आप अगर गारंटी दे रहे हो तो गारंटी होती है। इसमें तीन पार्टी होती है, एक श्योरिटी होती है, एक प्रिंसिपल डेटर होता है, क्रेडिटर होता है। श्योरिटी यानी मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो बंदा कौन हुआ, श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर यानी जिसको अमाउंट देनी है, और क्रेडिटर जिसको अमाउंट लेनी है, यानी तीन पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इनडेमनिटी क्या होता है, सिर्फ दो पार्टी होती है, यानी अ पर्सन प्रोमिसेस टू कंपेंसेट अनदर फॉर अ लॉस। एक पर्सन प्रॉमिस कर रहा है दूसरे बंदे को कि मैं अगर तुझे लॉस होगा तो मैं प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी वो ऐसे ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो दो ही पार्टी होती है। वॉगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अनसर्टेन इवेंट होती है, जैसे कि बैटिंग, अगर आप किसी में सट्टा लगा रहे हो और आप बोल रहे हो आप जीतोगे या हारोगे मैं पे करूंगा, ये सब चीजें वॉगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में होती है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रियल में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं, हमने कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी हम बाइंडिंग है। किस तरह से, जैसे कि अगर कोई कुरियर वाला बंदा आया है, वो मेरा कुरियर लाया है, लेकिन उस वक्त मैं घर पर नहीं हूँ, तो वो कुरियर वो पड़ोस में छोड़कर गया है। लेकिन पड़ोस वाला बंदा यूं नहीं कह सकता है कि भाई ये वो बंदा नहीं था इसीलिए मैंने कुरियर ले लिया, अब मैं आपको ये वापस नहीं दूंगा। वो बाइंड है, वो अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए ये एकदम ऑब्लिगेशन है कि उसको मेरा कुरियर प्रोवाइड करना ही होगा। उसको कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हियर इज द आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी।
जब 3 पार्टी होती है और थर्ड पार्टी को पे करने का प्रॉमिस दिया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आता है। नंबर 11, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय विदिन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ मूवमेंट हो रहा है तो उसे क्या कह सकते हैं? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल के इंटरनल मोबिलिटी। हम चारों का मतलब समझते हैं। रिक्रूटमेंट किसे कहते हैं? अगर कंपनी में कोई नया बंदा आ रहा है जिसको कंपनी लेना चाहती है उसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। सिलेक्शन, उन बंदों में से अगर किसी एक को बेस्ट कैंडिडेट को मैंने चूज कर लिया है तो वो है सिलेक्शन। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एन इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। कोई एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट करते हैं, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल करें। लेकिन इंटरनल मोबिलिटी किसको बोलते हैं? या तो वो वर्टिकल हो सकती है या तो हॉरिजॉन्टल हो सकती है। हम कंपनी के जो एम्प्लॉयज उसको कंपनी में ही घुमा रहे हैं एक जगह से दूसरी पोस्ट में, या तो उसको वर्टिकल, या तो उसको प्रमोशन दे रहे हैं, या तो उसको डिमोशन दे रहे हैं, या तो हॉरिजॉन्टली, या तो हम उसका ट्रांसफर कर रहे हैं एक पोस्ट से दूसरी जगह पे, तो वो इंटरनल मोबिलिटी होता है। तो हियर इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किस में होता है? इंटरनल मोबिलिटी में। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। Following are the information for house property income of J. Ram Kumar, उसकी municipal value, fair rent value, standard rate, actual rent, ये चार चीजें दे रखी है। तो what is the gross annual value? इसका सिर्फ एक ही आपको फॉर्मूला याद रखना है, हायर लोअर हायर। यानी सबसे पहले जो म्यूनिसिपल वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, इसमें से सबसे हायर यानी 4,50,000 में 5 लाख में जो हायर है 5 लाख, फिर लोअर यानी 5 लाख और 4,80,000 में जो स्टैंडर्ड रेट में लोअर है वो है 4,80,000, और फिर अगेन हायर स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट में जो हायर है 4,80,000 में से 4,20,000 जो हायर है वो है 4,80,000। तो हियर इज द आंसर इज 4,80,000। हमेशा हाउस प्रॉपर्टी इनकम में जब जीएवी फाउंड करनी हो तब आपको हायर लोअर हायर, बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना और उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लिवाइड ऑन इंपोर्ट्स। अगर आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं उस पे आप कौन से टैक्सेस लिवाइड करेंगे? आपके पास 3 टैक्सेस है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। आप अब इन सब चीजों को समझेंगे। आईजीएसटी किसको बोलते हैं? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी यानी सेंटर गुड्स एंड सर्विस, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक यूटीजीएसटी आती है यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले इंपोर्ट में डिवाइड होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी किस पे डिवाइड होता है? ऑन इंपोर्ट्स एंड इंटर स्टेट सप्लाई। अगर दो स्टेट के बीच में सप्लाई हो रही है, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में जो सप्लाई हो रही है उसके लिए क्या यूज होता है? आईजीएसटी। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। और अगर इंट्रा स्टेट एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, गुजरात में ही अगर अहमदाबाद और मेहसाना, या अहमदाबाद और ऊंझा, इस तरह से अगर दो स्टेट में अप्लाई हो, दो ही एक ही स्टेट के अंदर अंदर जो सप्लाईज हो रहा है, तो उस वक्त सीजीएसटी और एसजीएसटी दो लगेगा। यानी अगर 18% डिवाइड कर रहे हैं तो आधा 9% सीजीएसटी लेगा और आधा 9% एसजीएसटी। आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और आधा स्टेट गवर्नमेंट लेगी। इस तरह से सीजीएसटी और एसजीएसटी प्लस करके अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है तब डिवाइड होता है। ठीक है, तो इधर हमको क्या पूछा है? इंपोर्ट पे कौन सा टैक्स डिवाइड होता है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नंबर 14, इन ब्रूम्स थियरी मोटिवेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। मोटिवेशन क्या होता है? अगर एम्प्लॉय को मोटिवेशन देना होता है तो उसके लिए ब्रूम ने क्या एक्सप्रेस किया है? ब्रूम ने एक्सप्रेस किया है वैलेंस मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेंसी एंड मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रूमेंटालिटी। ये मोटिवेशन फोर्स का फॉर्मूला है जो ब्रूम ने दिया है। अब इन तीनों को हम समझते हैं। क्या होता है इंस्ट्रूमेंटालिटी? बिलीव दैट गुड परफॉर्मेंस विल लीड टू रिवॉर्ड। हम अगर कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो हमको रिवॉर्ड मिलेगा।
अगर आज हमने कोई अच्छा काम किया है तो बॉस हमें इंक्रीमेंट देगा, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटालिटी। वैलेंस, वैल्यू और अट्रैक्टिवनेस ऑफ द रिवॉर्ड टू द इंडिविजुअल। भाई अगर मुझे ये इंक्रीमेंट मिल रहा है, ये मेरे लिए कितना जरूरी है, कितना यूजफुल है, या उसकी कितनी वैल्यू है मेरी नजर में, उसको बोलते हैं बैलेंस। एक्सपेक्टेंसी, बिलीव दैट इफोर्ट विल लीड टू गुड परफॉर्मेंस। हमारा ये बिलीफ है कि अगर हम इफोर्ट करेंगे, थोड़ी अगर मेहनत ज्यादा करेंगे तो हमें गुड परफॉर्मेंस जरूर मिलेगा। तो इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आएगा ब्लूम थियरी का मोटिवेशनल फोर्स। यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तीनों दे रखा है, चारों दे रखा है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेशन से जो ब्लूम्स की थियरी का मोटिवेशनल फोर्स फाइंड आउट होगा। इसमें बैलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटालिटी भी आता है, अगर ऑप्शन में वो दे रखा है तो यू शुड टेक दैट ऑल्सो। ठीक है। नंबर 15, which one of the following is not an internal factor while deciding the price? प्राइस आप डिसाइड करें इंटरनल, इंटरनल अभी बात हुई इंटरनल एक्सटर्नल की। इंटरनल यानी जो कंपनी के अंदर हो रहे हैं, और एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर हो रहे हैं। तो हमें इंटरनल फैक्टर नहीं है बोला है, नहीं है यानी हमें वो ढूंढना है जो एक्सटर्नल फैक्टर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो तो इंटरनल होता है, कंपनी डिसाइड करेगी कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। प्रॉफिट, वो भी इंटरनल होता है, कंपनी का प्रॉफिट। कैश फ्लो, कंपनी की जो कैश जनरेट हो रही है वो भी इंटरनल है। लेकिन डिमांड, इट इज द एक्सटर्नल फैक्टर। कम बाहर पे क्या उसकी डिमांड है, क्या उसकी मांग है, ये सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होता है। हियर इज द आंसर इज डिमांड। नंबर 16, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज मोस्टली इफेक्टेड बाय। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किसको कहते हैं? कंपनी की जो पॉलिसी होती है, जो वैल्यूज होते हैं, जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बोलते हैं। कंपनी के अंदर का है तो उसको कौन इफेक्ट करेगा? जो कंपनी के अंदर के बंदे होते हैं। क्या टेक्नोलॉजी से अफेक्ट होती है? नहीं। मार्केट से अफेक्ट होता है? नहीं। एम्प्लॉय से अफेक्ट होता है? यस, एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इफेक्ट नहीं होता, वो तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिसाइड करते हैं। हियर इज द आंसर इज एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का जो मोस्टली इफेक्ट होता है वो है एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज द पर्सनालिटी और वे ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है ये कौन डिसाइड करता है? एम्प्लॉय। क्योंकि एम्प्लॉय अगर काम करना बंद कर देंगे तो टॉप मैनेजमेंट चाहे कितना भी ऊंचा नीचा हो जाए उससे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर मोस्टली इफेक्ट होता है एम्प्लॉय से। ठीक है। नाउ मूव टू नंबर 17, एन इंटरव्यू बेस्ड रिसर्च, द टर्म रिस्पॉन्स बायस रिफर्स टू। आप अगर ये चाहते हैं कि जो इंटरव्यूअर है वो यही रिस्पॉन्स दे, उसे कौन सा बोलते हैं? रिस्पॉन्स बायस। तो ये किस टर्म से इफेक्ट होता है? समझते हैं चार ऑप्शंस को। फर्स्ट, बायस इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्टेशन। अगर इंटरव्यूअर का जो एक्सपेक्टेशन है, अगर आप उससे ही सिर्फ रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो तो क्या हुआ? इंटरव्यूअर बायस हुआ। इंटरव्यूअर फेलिंग टू रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेस एक्यूरेटली, अगर इंटरव्यूअर जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसको एक्यूरेटली फॉलो नहीं कर रहा है तो वो तो होता है रिकॉर्डिंग एरर। पार्टिसिपेंट्स रिफ्यूजिंग टू आंसर सर्टेन क्वेश्चन, अगर पार्टिसिपेंट कुछ क्वेश्चन को आंसर देने से ही मना कर रहे हैं तो उसको तो नॉन रिस्पॉन्स बोलते हैं। लेकिन पार्टिसिपेंट प्रोवाइडिंग सोशली डिजायरेबल आंसर, ये रिस्पॉन्स बायर हुआ। जैसे कि हमने यूं बोला कि भाई सोसाइटी में यही चाहते हैं कि भाई बहुत से ज्यादा पेड़ लगाने से एनवायरनमेंट में बेनिफिट होता है, ये सोशली डिजायरेबल आंसर है तो ये रिस्पॉन्स बायर है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारे घर के बाहर अगर पेड़ कट रहा है तो हम उसे कटने दे रहे हैं क्योंकि उससे बहुत ज्यादा कचरा हो रहा है और ये हमारे घर के लिए सही नहीं, तो हम उसको काटने दे रहे हैं। ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स बायस है। क्यों? एक तरफ तो हम पेड़ काट रहे हैं और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि नहीं, अगर पेड़ वगैरह लगाएंगे तो एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा। ये कौन सा रिस्पॉन्स होता है? रिस्पॉन्स बायस होता है। क्योंकि जो सोसाइटी को डिजायरेबल है, जो सबसे अच्छा है, जो हमें अच्छी तरह से दिखना चाहिए, वही हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसको कहते हैं रिस्पॉन्स बायस। Number 18, price elasticity of demand is invariably negative because। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि अगर आपकी की प्राइस बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड उसकी कम होगी। ठीक है। और अगर प्राइस
कम हो रही है तो डिमांड उसकी बढ़ेगी, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड में, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड है और वो क्या है, नेगेटिव है। तो इसका क्या रीजन है, मार्शल हैज अज्यूम्ड द नेगेटिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मार्शल ने अज्यूम नहीं करा, ये एक जनरल प्रिंसिपल है। One can easily distinguish between positive and negative price elasticity. पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्राइस इलास्टिसिटी हम इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम उसके रीजंस फाइंड कर सकते कि भाई उसकी प्राइस बढ़ रही है, उसकी कम हो रही है, या डिमांड पे किस तरह से इफेक्ट पड़ सकता है, वो हम रीजन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल उसका एकदम रियल रीजन हम फाइंड इट आउट कर सकते कि क्यों हो रहा है, नहीं। हम कुछ assumptions लगा सकते हैं, कुछ रीजंस फाइंड कर सकते हैं। मैथमेटिकल साइंस आर इमटेरियल, प्राइस इलास्टिसिटी भाई ए पॉजिटिव है नेगेटिव है ये सब तो हम साइंस आती है, पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है माइनस, ये भी नहीं होगा कि इमटेरियल है, इट इज मटेरियल। लॉ ऑफ डिमांड पोस्टुलेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डिमांड ये चाहती है कि प्राइस और इनकम और डिमांड में दोनों इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ये एकदम सही है, ठीक है। नाउ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इज सिस्टमैटिक सैंपलिंग व्हाट डिटरमाइंस द सिलेक्शन इंटरवल के। यानी सिस्टमैटिक सैंपलिंग किसे कहते हैं, यानी जो दो हम सैंपल्स ले रहे उन दोनों बीच के सैंपल के बीच का गैप इक्वल हो रहा है। सपोज अगर मैंने 1 नंबर लिया, फर्स्ट कैंडिडेट लिया, उसके बाद मैंने थर्ड लिया, फिर मैं फिफ्थ लूंगी, इस तरह से मैं ऑड नंबर सिलेक्ट करूँ, यानी जो इंटरवल्स है उसके बीच का जो रेशियो वो सेम होगा। तो हम सिलेक्शन इंटरवल किस तरह से फाइंड इट आउट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल, सारे के सारे एलिमेंट्स लेंगे, जी नहीं। टोटल पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय द डिजायर्ड सैंपल साइज, यस। अगर टोटल सैंपल साइज है उसमें से अगर मैं डिवीजन कर रही हूँ जितने मुझे सैंपल्स लेने हैं, तो मुझे उन दोनों के बीच का जो गैप है वो इक्वल मिलेगा, तो हाँ ये बात सही है। टोटल सैंपल साइज मल्टीप्लाइड बाय द पॉपुलेशन साइज, अगर टोटल सैंपल साइज को पॉपुलेशन साइज से मल्टीप्लाई करें तो वो चीज आएगी, जी नहीं। रैंडम नंबर जनरेटर, आप रैंडमली कुछ भी चूज कर रहे हो तो इस तरह से नहीं बनेगा। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग में जो इंटरवल है वो किस तरह से बनेंगे, टोटल पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय द डिजायर्ड सैंपल साइज। अगर हम जो उसका फिक्स्ड गैप है जो दोनों का बीच में वो इक्वल होगा तो हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग अप्लाई कर सकते हैं और वो दोनों को डिवीजन करेंगे तभी आएगा, ठीक है। नंबर 20, हाई डिविडेंड पे आउट मे सिग्नल स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टर्स, ये स्टेटमेंट 1 है। और स्टेटमेंट 2 है, फर्म्स दैट फेस हायर फ्लोटेशन कॉस्ट प्रेफर इंटरनल फाइनेंसिंग। तो ये हमको दोनों स्टेटमेंट सही है गलत इस तरह से बताना है। तो हाई डिविडेंड पे आउट में सिग्नल स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टर्स, यस। अगर हम डिविडेंड पे आउट सबसे ज्यादा कर रहे हैं तो ग्रोथ, इन्वेस्टर की जो ग्रोथ है वो एकदम स्ट्रांग होगी, तो हाँ ये बात सही है कि आपने जितना ज्यादा डिविडेंड पे करेगा तो इन्वेस्टर उतने ही ज्यादा रिटर्न होंगे, तो ये बात सही है। और दूसरा, फर्म्स दैट फेस हायर फ्लोटेशन कॉस्ट प्रेफर इंटरनल फाइनेंसिंग। अगर हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कंपनी की जो इंटरनल कॉस्ट सबसे ज्यादा हो रही है और तब हम इंटरनल फाइनेंसिंग ही लेंगे, तो हाँ ये बात सही है क्योंकि तब हम बर्डन नहीं बनना चाहते और हम इंटरनल फाइनेंसिंग ही यूज करेंगे। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो आंसर के में हमें ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड किया है, स्टेटमेंट 2 को उन्होंने सही बोला है लेकिन 1 को सही नहीं बोला है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता है। 1 सही है क्योंकि हाई डिविडेंड पे आउट से कंपनी की जो ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टर्स है वो स्ट्रांग बनती है, ये एकदम सही है और सिग्नलिंग थियरी भी यही बोलती है। तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर आंसर की में ये दे रखा है तो हम इसे मार्क करके चलेंगे। तो आप अगर देख लीजिए किस तरह से इसका रीजन बनता है, जनरली ये दोनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से तो सही बन रहे हैं। नाउ मूव टू नंबर 21, नॉन कैश एक्सपेंसेस। जो कैश एक्सपेंसेस है उसको अलग कर दीजिए, नॉन कैश को अलग कर दीजिए, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है उसको आपको बताना है। लीगल है, जो लीगल है वो कैश एक्सपेंसेस है, यस। अगर लीगल कोई चीज जा रही है तो कैश एक्सपेंसेस है, तो सही बात है। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन किसको बोलते हैं, ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है। अगर इंटेंजिबल असेट्स है उसको हम जो ग्रेजुअली इक्वल पार्ट में अगर उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो है अमोर्टाइजेशन। डेप्रिशिएशन भी आप जानते हो, अगर यूजफुल लाइफ कोई एसेट्स की है और उसको थोड़े 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 पास में हम डेप्रिशिएट कर देते हैं तो उसको भी जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है। कंसल्टेंसी फीस वो एक कैश एक्सपेंसेस है, अगर कोई कंसल्टेंट को आप पेमेंट कर रहे हैं तो कैश एक्सपेंसेस है। हमें नॉन कैश एक्सपेंसेस बनाने, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन से होंगे, अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंसेस और डेप्रिशिएशन ये दोनों नॉन कैश एक्सपेंस है।
Move to number 22. Michel Porter's model of structural analysis of industries in business environment explains. जनरली मिशेल पॉटर का जो मॉडल है स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये 5 फोर्सेस ऑफ कम्पिटिटिव मॉडल है। 3 फोर्सेस भी नहीं है, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर भी नहीं है या कंज्यूमर्स बिहेवियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 फोर्सेस मॉडल है मिशेल पॉटर का। कौन से 5 फोर्स है मिशेल पॉटर के? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, अगर कोई नया बंदा आ रहा है, नया कंपिटिटर आ रहा है, उसका जो डर है यानी उसकी वजह से जो कंपनी में चेंजेस करने पड़ रहे हैं वो। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, अगर कुछ सप्लाई माल नहीं दे रहा है या कुछ और दिक्कत आ रही है, उससे जो हम बार्गेनिंग पावर कर रहे हैं वो आ रहा है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सब सर्विसेज, हमारे जैसा ही कोई नया कुछ लिया आया है तो उसकी वजह से जो हमारी कंपनी में चेंजेस आ रहे हैं। इंडस्ट्री राइवलरी, इंडस्ट्री राइवलरी, अगर कंपनी की जो दो फॉर्म्स के बीच में जो राइवलरी है वो सब भी मिशेल पॉर्टर के मॉडल में 5 फोर्सेस मॉडल आते हैं। ये अगर 5 मॉडल्स के बारे में भी आपको पूछे जा सकते हैं कि इनके नाम डिस्क्राइब करो या कुछ 2 या 3 दिए जाते तो उसमें से आपको कुछ चूज करना होता है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मिशेल पॉर्टर का 5 फोर्स मॉडल है, ये आपको याद रखना है। Move to 23. For a positively skewed distribution, which of the following is correct? पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, हम 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और सिमेट्रिकल। बस इसको ये चार्ट आप याद रख लीजिए तो आपसे इसके सारे काम बन जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूड डिमांड में हमेशा याद रखिएगा मीन बड़ा होता है, फिर मीडियन और फिर मोड, और उसका शेप इस तरह से रहता है। पॉजिटिव का लेफ्ट साइड से ऊपर जाके वो राइट साइड की उसमें टेल होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेल शेप्ड कर्व होता है और नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में लेफ्ट साइड टेल होती है और राइट साइड उसका स्क्यू होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बड़ा होता है, मीन बड़ा, फिर मीडियन और फिर मोड सबसे छोटा। नेगेटिव में इससे ऊंधा, मीन सबसे छोटा होता है, मीडियन उससे बड़ा होता है, मोड सबसे बड़ा होता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है। ठीक है, the tail is longer on the right side और इसमें the tail is longer on the left side। अगर ये 3 आप डायग्राम कर लोगे तो इन 3 डायग्राम से जनरली इक्वेशन हर शिफ्ट में बनता है, तो आप उसे सॉर्ट इट आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या पूछा है, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरह से होता है, उसमें मीन सबसे बड़ा, फिर मीडियन और फिर मोड, इस तरह से पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो करता है। नंबर 24, सेक्शन 6A है, मैच करना है। ये कुछ सेक्शंस दे रखी है और ये लिस्ट दे रखी है। ठीक है, तो हम सेक्शन को मैच कर रहे हैं, ये आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी, आप मेमोराइज करोगे उसके हिसाब से आप सेक्शन को फॉलो अप कर पाओगे। जनरली एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सेक्शन जो 6 होता है वो रेसिडेंट के लिए होता है, 10A 10(1) होता है वो एग्रीकल्चर इनकम के लिए। ये दो जनरली आप याद रखोगे तो और दो आप बना पा सकोगे और दो का आप मैच कर सकोगे। कोशिश ऐसी करो कि जो सबसे ज्यादा बार बार पूछी जा रही है सेक्शन उसको आप लर्न कर लो, तो उसके बेस पे अगर आपको एग्जाम में 2 भी आ रही है तो आप और 2 को आप अच्छे से मैच कर पाओगे। सेक्शन 6(1) है रेसिडेंट की, सेक्शन 10AA ये है लीव सैलरी की, 10(1) एग्रीकल्चर इनकम की और 10(5) वो है लीव ट्रैवल कंसेशन की। तो हियर इज द ऑप्शन, सही बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। 4 to 25 नंबर क्वेश्चन, मैच करना है इसमें भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। पेटेंट, पेटेंट किसको बोलते हैं, एन यूजफुल इन्वेंशन विथ नॉवेल्टी, अगर आप कुछ नया इन्वेंट कर रहे हो जिसपे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है, वो कोई चुरा नहीं लेगा, इसके लिए आप उस चीज का, उस इन्वेंशन का पेटेंट कर देते हो, तो उसे बोलते हैं पेटेंट। कॉपीराइट, कॉपीराइट किसको बोलते हैं, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड बुक। कॉपीराइट कौन सी होती है, जो बुक्स ऐसी होती है पब्लिश्ड जो एकदम कॉपीराइट, आप कोई उस बुक्स की किसी भी आइटम्स को या किसी भी लाइंस को आप चुरा नहीं सकते, उसके लिए आप कॉपीराइट करते हो, तो वो है पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड बुक्स के लिए होता है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग, कंपल्सरी लाइसेंसिंग किसके लिए होता है, जनरली रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक, हमको लाइसेंस मिलना है या नहीं मिलना ये क्या पब्लिक की रीजनेबल रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने किसी एक कोई फर्म का या कोई कंपनी का, आपको नाइकी के शोरूम का अगर आपने लाइसेंस लिया है या इस तरह से, तो वो एक पब्लिक की रिक्वायरमेंट होती है। डिजाइन, डिजाइन क्या होता है, शेप के लिए, कॉन्फ़िगरेशन और पैटर्न के डिजाइन के लिए अगर आपने कहीं लाइसेंस या उसका कुछ आपने
कॉपीराइट करवाए तो लाइसेंस, D4 का लाइसेंस डिजाइन का बनता है शेप, कॉन्फ़िगरेशन और पैटर्न। तो हियर हमारा आंसर बनता है 1 का D, B का हम मैच करेंगे C, 3 का हम मैच करेंगे A और 4 डिजाइन का हम मैच करेंगे शेप से। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बन पाए। Go to 26. Consumers pass company developed products and services or audio, video or written information to others online is called। अगर कंज्यूमर पास कर, ये एक जो वर्ड है ये सबसे कीवर्ड है। कंज्यूमर पास कर रहा है, ऑडियो वीडियो पास कर रहा है, किसी को ऑनलाइन पास कर रहा है, कंज्यूमर पास कर रहा है। जैसे मेरे पास आई भाई, एक बॉटल की एडवर्टाइजमेंट आई है मेरे पास और मुझे वो बॉटल बहुत पसंद आ गई, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को भेज दी, अपने कलीग्स को भेज दी, सबको मैंने वो एडवर्टाइजमेंट शेयर कर दी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वायरल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन। शब्द देखकर आप डिजिटल मार्केटिंग टिकट आउट मत कर देना कि डिजिटल मार्केटिंग कौन करता है, कंपनी खुद करती है, ना कि कंज्यूमर करता है। लेकिन जब कंज्यूमर कर रहा है तो वो है वायरल मार्केटिंग। अर्बन मार्केटिंग तो शहरी विस्तारों में जो होती है वो अर्बन मार्केटिंग, रूरल जो एकदम जो गांव में जो मार्केटिंग करी जाती है उसको रूरल मार्केटिंग बोलते हैं। हियर इज कंज्यूमर पास कर रहा है तो वो है वायरल मार्केटिंग। मूव टू 27. When an employee is rated by his superiors, peers and subordinates, सब उसको रेट कर रहे हैं, सब उसका जो अप्रेजल दे रहे हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑलराउंड अप्रेजल। ऐसा तो कोई अप्रेजल होता ही नहीं है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। 360 डिग्री अप्रेजल, यस। अगर पूरा एचआर टीम, सुपीरियर, पीयर, सबऑर्डिनेट सब इवेल्युएट कर रहे हैं तो उसको 360 डिग्री अप्रेजल बोलते हैं। क्वालिटी सर्कल किसको बोलते हैं? A group of employees who meet regularly to discuss and solve work related problems, उसको क्वालिटी सर्कल बोलते हैं। हम कुछ 4-5 लोग हैं जो कंपनी में साथ काम करते हैं, वो कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्वालिटी सर्कल। Kaizen appraisal, Kaizen appraisal refers to a continuous improvement। अगर आप कुछ आपका अप्रेजल रेगुलरली आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो केजन अप्रेजल में आता है। लेकिन अगर पीयर्स, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट सब आपको रेट कर रहे हैं वो आ रहा है 360 डिग्री अप्रेजल में। ठीक है। मूव टू 28. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन इकोनॉमिक्स अराइज बिकॉज, इकोनॉमिक्स में आप चॉइस अराइज करो, यानी कोई एक आइटम है उसको सिलेक्ट करना नहीं करना, उसकी डिमांड करना नहीं करना, ये सब चीजें जो चॉइस है वो किसकी वजह से होती है? फुलफिलमेंट ऑफ नीड इज कंसिडर्ड डिजायरेबल, आपकी नीड्स फुलफिल हो रही है इससे आप चॉइस करते हो। चॉइस कब करते हो? जब आपकी नीड फुलफिल नहीं हो रही है तब। देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ वांट्स, नहीं, हमारी वांट्स फिनाइट नंबर्स की है। देयर आर अनलिमिटेड रिसोर्सेस इन द इकोनॉमी, हमारे पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड है? नहीं, रिसोर्सेस तो हमारे पास लिमिटेड है ना भाई, जो रिसोर्सेस है वो सारे हमारे पास लिमिटेड है। स्कार्स रिसोर्सेस, यस, रिसोर्सेस हमारे पास स्कार्स है। हैव अल्टरनेटिव यूजेज, यस, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है और जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसके यूज अल्टरनेटिव है। भाई एक रिसोर्स को आप काफी जगह पे यूज कर सकते हो, इसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इकोनॉमिक में अराइज होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हियर इज द आंसर इज डी। मूव टू 29. द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स do not influence the average of, आपको ये सारे मीन, मीडियन, मोड, मीन का फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन किस तरह से बनता है? भाई सबका प्लस कर दोगे और उसको डिवीजन डिवाइड बाई करोगे जितने नंबर्स ऑफ आपके पास सैंपल होंगे तो वो अरिथमेटिक मीन बनता है। हार्मोनिक मीन कब बनता है? जब आपका उसका जियोग्राफिकल, आपका जब आप उसको ऑपोजिट कर देते हो, ऑपोजिट कर देते हो, जो मीन की वैल्यूज को ऑपोजिट कर देते हो तब हार्मोनिक मीन बनता है। जियोमेट्रिक मीन कब बनता है? जब आप उसका अंडर रूट ले लेते हो, जो आप अरिथमेटिक मीन है उसका अंडर रूट करते हो तब जियोमेट्रिक मीन बनता है। लेकिन मीडियन, मीडियन कब बनता है? जब आप जैसे कुछ आपके पास वैल्यू 1, 5, 6, 7, 8, 9 और उसमें जो एकदम मिडल वैल्यू है, तो अगर आपकी कितनी भी एक्सट्रीम आइटम्स हो तो उसकी वजह से एवरेज इफेक्ट करता है? तो नहीं, मीडियन में एक्सट्रीम आइटम्स इफेक्ट नहीं करती। एक्सट्रीम आइटम्स को और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि आपके पास वैल्यूज है 1, 2, 5, फिर आपके पास 200 है, फिर आपके पास 300 है। इस तरह से जो एक्सट्रीम आइटम्स है आपके पास उसका अफेक्ट किस पे
पे होता है तो मीडियन पे नहीं होता, क्योंकि हमको तो बीच की वैल्यू ही लेनी है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, इन तीनों में हम कुछ ना कुछ ऐसे जियोग्राफिकल फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन मीडियम में हम ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं लगाते, हम जो मिडल वैल्यू होती है वो सिलेक्ट करते हैं, चाहे आजू बाजू कितना ही बड़ा है कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो एक्सट्रीम आइटम इफेक्ट किस पे नहीं करती, मीडियम पे। ठीक है। Number 30. The rate of depreciation on furniture as per Income Tax Act 1961 is for the year 2025 to 2026। तो कौन सा रेट है, 10%। डेप्रिशिएशन फर्नीचर पे अगर जो डेप्रिशिएशन लग रहा है उसका रेट है 10%। 31. CDSL was founded in the year, CDSL 1999 में फाउंड होता हुआ था। क्या है CDSL, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये इंडिया की रेगुलेटरी सिस्टम है, जो डिमेट अकाउंट्स कितने ओपन हुए उसकी रेगुलेटरी सिस्टम है CDSL, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। वो 1999 में फाउंड हुई थी। 32. इंक्रीज इन द टैक्सेस, मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से। टैक्सेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं, अगर टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डिमांड रिड्यूस होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, ये सब जो फिस्कल पॉलिसी की सिस्टम है उसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो इंक्रीज इन टैक्स हो रहा है वो डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी को फॉलो करता है। डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी किसे बोलते हैं, अगर डिमांड आप कम कर रहे हो, अगर इन्फ्लेशन बढ़ इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना हो तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्वांटिटेटिव मेजर है, अगर वो ऐसा टूल है जो बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे को लिमिटेड करता है। मोरल सुजान, दिस इज अ persuasive method used by central banks to influence and guide financial institutions। आपको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको जो मोरल गाइड प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, उसको कहते हैं मोरल सुजान। और वो एक क्वालिटेटिव मेजर है, ना कि क्वांटिटी से मेजर नहीं किया जाता। डेफिसिट फिनांसिंग, अगर कंट्री की रेवेन्यू कम हो रही है और कंपनी के जो डेट्स है वो बढ़ रहे हैं तो वो होता है डेफिसिट फिनांसिंग। तो उसको किससे मर्ज करेंगे हम, इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है तब डेफिसिट फिनांसिंग आती है। तो हियर हम मेजर करेंगे इंक्रीज इन टैक्सेस को, हम मेजर करेंगे डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी से। ओपन मार्केट ऑपरेशन को हम करेंगे क्वांटिटेटिव मेजर से, मोरल सुजन को क्वालिटेटिव मेजर से, और डेफिसिट फिनांसिंग को हम करेंगे इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी। इस तरह से हम मैच इट आउट करेंगे और हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इधर एक ऑप्शन है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वो क्वांटिटेटिव मेजर और मोरल सुजन क्वालिटेटिव मेजर है। तो इसके मैंने ये दो चार्ट दे दिए, जो क्वांटिटेटिव मेजर कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के और जो क्वालिटेटिव मेजर्स कौन से। जनरली आप ये जानिएगा कि इस तरह से भी आपके क्वेश्चन बनता है कि कौन से क्वांटिटेटिव मेजर है या कौन सा इसमें क्वालिटेटिव मेजर नहीं है या कौन सा क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है, इस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप ये दोनों जो चार्ट है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के, आप एक बार देख लीजिएगा तो उससे आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ठीक है। Now move to number 33. Dash is the job of estimating the total financial worth of the brand। कोई ब्रांड की आप टोटल फाइनेंशियल वर्थ किस तरह से फाइंड इट आउट करेंगे, ब्रांड ट्रैकिंग, ट्रैक करना यानी ब्रांड को आप मॉनिटर कर रहे हैं, ब्रांड ऑडिटिंग, ब्रांड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ब्रांड इक्विटी यानी जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो एकदम इक्वल है, वो तो क्वालिटेटिव मेजर है। ब्रांड वैल्यूएशन, यस, ब्रांड का अगर वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उससे एक ब्रांड की फाइनेंशियल वर्थ हमको पता चलेगी। ठीक है। नंबर 34, a trademark recognition is valid for how many years from the date of registration। ट्रेडमार्क, नाइकी का एक लोगो होता है या आप टाटा का कोई लोगो है, इस उसने अगर वो लोगो का ट्रेडमार्क करवा दिया कि भाई ये मेरा लोगो कोई नहीं चुराएगा कोई नहीं लेगा, तो उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है, 10 इयर्स तक। ठीक है, ट्रेडमार्क की वैलिडिटी रहती है 10 इयर्स तक की। 35, कॉइन्स इन इंडिया इज इश्यूड बाय, कॉइन्स होता है और आपकी नोट्स होती है, करेंसी नोट्स, ये दो चीज होती है हमारे इंडिया में चल रही है। तो कॉइन्स कौन इश्यू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो नोट्स होती है वो इश्यू करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 36, out of the following values which one is not possible in probability।
प्रोबेबिलिटी याद रखिए, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है और प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं जाती, इतनी चीज याद रखिए। और पूरी ऑल ओवर प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। ये 3 चीज अगर याद रखेंगे तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व इट आउट कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी x 1 होती है, हाँ ये होती है। सिग्मा एक्स पी एक्स यानी जो मीन की वैल्यू है वो 3 है, हाँ ये हो सकती है। मीन की वैल्यू, सारे मीन की वैल्यू का जो समेशन करते हैं उसका चांसेस है कि वो 1 से ज्यादा हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5, यस 0.5 हो सकती है क्योंकि 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी माइनस में कभी नहीं होती है, तो दिस वन इज नॉट एन इवर पॉसिबल, ठीक है। तो हियर इज द आंसर इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू माइनस 0.5, जो कभी पॉसिबल नहीं है। 37. Arrange in sequence the steps required in hedging foreign currency risk through a forward contract. ये steps दे रखे हैं, तो हमें ये पता लगाना है कि अगर हम hedging प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा और कौन सा उसके बाद में आएगा। तो इसके लिए समझते सबसे पहले hedging। hedging क्या होता है? ये एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होती है जो कंपनी को फाइनेंशियल लॉस से बचाने के लिए कंपनी करती है, उसको हेजिंग बोलते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं दो पार्टी के बीच में जो बाइंग और सेलिंग का असेट का जो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस का और एक स्पेशल प्री डिटरमाइंड प्राइस है कि इसी प्राइस पे हम बाय या तो सेल करेंगे और इसी डेट पे करेंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हेजिंग यानी आपको रिस्क जो मैनेज करना है और फॉरवर्ड यानी प्री डिटरमाइंड प्राइस और प्री डिटरमाइंड डेट पे आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो हम इसके लिए जो स्टेप्स है सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमाइन एक्सपोजर अमाउंट। जो अमाउंट है वो डिटरमाइन करेंगे कितनी अमाउंट का हमको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है। अग्री ऑन मैच्योरिटी डेट, डेट फाइनल करेंगे क्योंकि स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट होनी चाहिए। फिक्स फॉरवर्ड रेट, भाई जो अमाउंट हमने फाइंड करी उस पर हम कितना फॉरवर्ड रेट देंगे कि भाई जो कितने परसेंटेज देंगे वो फाइंड आउट करेंगे। एंड लास्ट एंटर कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक, हम वो कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ करेंगे। आप फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ करेंगे, उसके डिमेट अकाउंट में होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपके चारों स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो हमारे इधर आंसर बनता है सेकेंड, डिटरमाइंड एक्सपोजर अमाउंट फर्स्ट आएगा, फिक्स फॉरवर्ड रेट, उसके बाद हम नहीं, उसके बाद फिक्स फॉरवर्ड, फिर एग्री ऑन मैच्योरिटी डेट एंड लास्ट एंटर कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक। तो इस तरह से 2 3 4 1 ये आंसर आएगा। एग्री ऑन मैच्योरिटी डेट पहले आएगा और फिक्स फॉरवर्ड डेट बाद में आएगा। आई थिंक नहीं, ये मेरा थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर स्टेप 3 ये आएगा, स्टेप 2 ये आएगा, तो इसको आप थोड़ा एलेबरेट कर देना। तो ये इज द आंसर इज 2, फॉरवर्ड रेट पहले डिसाइड होगा फिर मैच्योरिटी डेट आएगी और उसके बाद एंटर कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। Number 38. The income statement of a finance company differs from the income statement of a non-finance company due to the, जो finance company होती है नॉन finance company होती है, उन दोनों की जो income statement में क्या difference होता है। तो हम पहले finance company किसको और non finance company इसको जान लेते हैं। नेचर ऑफ फिनांस ऑपरेशन, अगर नेचर ऑफ ऑपरेशन है तो देखिए इसमें आपको दोनों की डेफिनेशन मिल जाएगी। फाइनेंस कंपनी किस में फॉलो करती है, ऑपरेट इन लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, व्हाइल नॉन फाइनेंस कंपनी ऑपरेट इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज आर रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है। नेचर ऑफ ऑपरेशन से सबसे पहले पता चलेगी कि फाइनेंस कंपनी फॉलो करती है। दूसरा है नॉन साइज से, भाई कंपनी की साइज कितनी बड़ी कितनी छोटी उससे नॉन फाइनेंस फाइनेंस कंपनी फॉलो अप नहीं करती। कस्टमर से भी फॉलो नहीं होता, भाई कस्टमर कितने ज्यादा है कितने कम है उससे भी नहीं होता है। रेवेन्यू सोर्सेज, यस फिनांस कंपनी और नॉन फिनांस कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेज अलग अलग होते हैं। फिनांस कंपनी के इंटरेस्ट, फीस, इन्वेस्टमेंट होता है। नॉन फिनांस कंपनी के क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये नॉन फिनांस कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं। तो इस तरह से अगर दोनों में डिफरेंस सबसे पहले किससे फाइंड इट आउट करेंगे हम, नेचर ऑफ ऑपरेशन और रेवेन्यू सोर्सेज से, इन दोनों से हम फाइंड इट आउट करेंगे, ठीक है। टू नंबर 39, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स आर मेजर्स एसोसिएटेड विद, ट्रिप्स किसको बोलते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जैसे कि आपका ट्रेडमार्क है, आपका लाइसेंसिंग है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर के जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो ट्रिप्स डिसाइड करता है। और जो इन्वेस्टमेंट मेजर है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, वो ट्रिप्स डिसाइड करता है।
और इसको कौन फॉलो करता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ एसोसिएट है, वो इन सब चीजों को रेगुलेट करती है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is not an example of agriculture income? एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। एग्रीकल्चर इनकम को हमें टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं मिलता है। तो कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है, कौन सी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अ ड्राइड टोबैको, अगर हमने टोबैकोस को सुखा रखा है उससे इनकम हो रही है तो एग्रीकल्चर इनकम है। यस, इट इज एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड सेलिंग पैडी, व्हीट एंड फ्लावर्स, यस इट इज इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। पोल्ट्री फार्मिंग ये एनिमल्स के रिलेटेड है, ये तो इस वजह से ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। आप अगर कोई मुर्गी वगैरह को पाल रहे हो या आप घेटे बकरे इस तरह से पाल रहे हो तो एग्रीकल्चर इनकम है, जी नहीं। ग्रोइंग ऑफ टी लीव्स जो आप टी लीव्स का काम करो, उसको ग्रोइंग करो, यस इट इज एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। 41 नाबार्ड, नाबार्ड किसके रिलेटेड है? इरडा, सेबी, आईडीबीआई। तो इनके अगर आपको फुल फॉर्म आ रहे हैं तो आप इनको आसानी से मैच इट आउट कर पाओगे। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, तो इधर एग्रीकल्चर फिनेंसिंग, वन नंबर सी से मैच करेगा। इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटर है तो टू को आप ए से मैच करोगे। सेबी, सेबी सिक्योरिटी के रिलेटेड है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, थर्ड को डी से मैच करोगे। और आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इंडस्ट्रियल के लिए लोन प्रोवाइड करती है, तो फोर को आप बी से मैच करोगे। तो हियर इज द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मूव टू 42। एडवर्टाइजिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है हम जो देख रहे हैं वो कहाँ से, उसके जो ओरिजिनेशन हुआ है वो हुआ है रोम में से। 43 व्हाट इज पनिशमेंट फॉर हैकिंग ऑफ कंप्यूटर्स, अगर आप कंप्यूटर हैक कर रहे हो किसी का तो उसकी क्या पनिशमेंट है? तो उसकी ये पनिशमेंट है कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और अ फाइन ऑफ अप टू 5 लाख रुपीज, आपको 3 साल तक की जेल तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको हो सकता है अगर आपने किसी का कंप्यूटर हैक कर दिया है तो। ऑप्शन नंबर 44 प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस इन द ऑर्डर आर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस है, प्रोडक्ट आप किस तरह से एक एक स्टेज में से तो गुजरते हैं। सबसे पहले आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो मार्केट में कि ये मेरी प्रोडक्ट है फिर उसकी ग्रोथ होती है, धीरे 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 उसकी ग्रोथ होती है, फिर एक मैच्योरिटी लेवल पे आता है कि हाँ अब इसकी ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन आप प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रहे हो, उसके बाद वो डिक्लाइन स्टेज में जाता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ये स्टेज है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, maturity and decline. So here is the option number A is the right. US डॉलर का एक्सचेंज रेट है changes from 83.50 rupees to 82 rupees. What has happened? आप समझिए इंडियन नेशनल रुपीज की पहले अमाउंट थी 83.50 रुपीज, यानी अगर $1 है तो उसकी अमाउंट थी 83.50, लेकिन अब अगर $1 की अमाउंट हो गई 82 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल रुपीज है उसकी मार्केट में जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट हो गई, उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है, इसीलिए उसका अमाउंट कम हो गया, यानी $1 का सिर्फ 82 रुपीज है, पहले 83.50 रुपीज था अब 82 रुपीज है, यानी इसका मतलब है इंडियन नेशनल रुपीज है वो अप्रिशिएट हो गया है। मूव टू नंबर 46। म्यूचुअल फंड आर रेगुलेटेड बाय, म्यूचुअल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है? वो सेबी रेगुलेट करती है। क्या होता है म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड यानी जो एक मनी कलेक्ट करती है इन्वेस्टर से और उसको जो पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई करने के लिए वो जो म्यूचुअल फंड का अमाउंट है वो अलग अलग बॉन्ड, मार्केट सिक्योरिटी, स्टॉक्स इन सब में इन्वेस्ट करती है, उसको कहते हैं म्यूचुअल फंड्स और वो रेगुलेट करते हैं सेबी, क्योंकि वो एक स्टॉक एक्सचेंज ही होते हैं और उसको अलग अलग पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई किया जाता है। Move to 47. If the coefficient of determination is 1, the correlation coefficient, जनरली कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन को हम आर स्क्वायर बोलते हैं और कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम आर बोलते हैं। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो आर की वैल्यू कितनी हुई? अगर स्क्वायर को आप हटा दोगे तो प्लस या तो -1 ही होगी, चाहे कुछ भी करो। हियर इज द आंसर ऑफ +1 और -1, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी, क्योंकि आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर अगर 1 होता है
तो स्मॉल आर भी प्लस या -1 होता है। अगर स्क्वायर को रिमूव करोगे तो प्लस और -1 ये आंसर आपका बनेगा। मूव टू नंबर 48 क्वेश्चन। In relation to short run cost curves, which of the following statements are correct? ये आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है, तब कौन सी चीज सही बनेगी? तो आप ये जानिए, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व का ये आपका डायग्राम बनता है जिसमें आपका एवरेज कॉस्ट कर्व आपका इधर मूव करता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर मूव करता है जो एवरेज कॉस्ट के हमेशा बिलो रहता है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को इस तरह से कट करती है। ठीक है, ये उसका शॉर्ट रन का फॉरवर्ड शॉर्ट रन का कर्व बनेगा, डायग्राम बनेगा। तो हमें ये चार स्टेटमेंट दी है। क्या पूछा है? व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। जब एवरेज कॉस्ट फॉल कर रही है, ये एवरेज कॉस्ट फॉल कर रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट कर्व। यस, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व से उस वक्त कम है, ये बात सही है। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। व्हेन एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, यहाँ से बढ़ रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, तो यस, मार्जिनल कॉस्ट उस वक्त एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है। Marginal cost cuts average cost at its minimum point when average cost is rising. Marginal cost curve average cost curve को कहाँ कट कर रही है? एवरेज कॉस्ट जब राइज हो रही है तब नहीं, जब डिमिनिशिंग हो रही है तब उसको कट कर रही है, तो ये आंसर गलत बनेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज लाइज बिलो एवरेज कॉस्ट कर्व। हाँ, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व से हमेशा बिलो है, तो ये चीज भी सही बन रही है। तो कौन सी चीज सही नहीं बन रही है? तो ये जो सी नंबर है वो सही नहीं बन रहा है, तो हमारा आंसर बनेगा ए, बी और डी। मार्जिनल कॉस्ट कट्स एवरेज कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट इटसेल्फ इज राइजिंग। ये चीज गलत है, वो राइज नहीं हो रही, वो डिमिनिशिंग हो रही है। तो here is the answer is option number C. Move to 49. Period cost means जो पीरियड कॉस्ट है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट के फिक्स कॉस्ट। तो पीरियड कॉस्ट किसे बोलते हैं? ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ डायरेक्ट रिलेटेड होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो बदलती नहीं है, वो फिक्स रहती है। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल कम ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से हमको वो पीरियड कॉस्ट करने में कम ज्यादा करना ऐसा नहीं होगा, हमको पीरियड कॉस्ट तो करनी ही पड़ेगी। जैसे कि हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस, अगर हमने कुछ रॉ मटेरियल कम आया है या ऐसा कुछ भी इश्यू कहीं भी हुआ है या हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है, तो इन सब चीजों का इश्यू सेलिंग और जो सेलिंग एक्सपेंस पे पड़ेगा नहीं, वो तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं जो हम चेंज नहीं कर पा सकते। वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो सकते हैं, प्राइमरी कॉस्ट भी चेंज हो सकते हैं, प्रोडक्शन के कॉस्ट भी चेंज होते हैं, लेकिन जो पीरियड कॉस्ट होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। तो हियर इज द आंसर इज 49 का ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर टुडेज सेशन। अपोलो, आप जानते हो अपोलो क्या है? हॉस्पिटल की ब्रांड है। रेमंड्स टेक्सटाइल, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्लोथ्स बनाती है, रेमंड टेक्सटाइल्स में। अमूल, अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है। सोनी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स प्रोवाइड करती है, सोनी के इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, टीवी फ्रिज वगैरह होते हैं। ठीक है, तो हियर इज द हमारा मैच करते हैं। ए को हम मैच करेंगे सी से, 2 को मैच करेंगे हम डी से, 3 को मैच करेंगे हम ए से, और सोनी को मैच करेंगे हम बी से। तो हियर इज हमारा आंसर बनेगा। तो ये मेरे आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में लेकर आऊंगी। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पढ़ाने से अगर आपको कहीं भी बेनिफिट हो रहा है, या आपको अगर लग रहा है कि मेरे वीडियोस कहीं भी आपको यूजफुल हो रहे हैं, तो प्लीज डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थोड़ा मोटिवेशन दीजिए जिसकी वजह से और आगे बेहतर करने का मन हो। तो हियर ये मेरा टेलीग्राम लिंक है जिसपे मैंने आपको जो पेपर 1 का जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसकी पूरी पीडीएफ फाइल मैंने इसमें सेंड कर दी है। तो अगर आपको कभी एंड टाइम पे अगर रिवाइज करने का मौका मिले तो आप इस पीडीएफ फाइल से रिवाइज कर सकते हैं। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉमर्स बाय कोमल। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।